हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ शक्ति कुमार सिंह और आगे हम अपने पार्ट सेकंड को लेके यानी न्यूट्रिशन ह्यूमन सिस्टम का ये पार्ट 2 है और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू मेंटेन द लाइफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ इन विच intake of food, digestion, absorption, assimilation and ingestion of undigested foods are included. न्यूट्रिशन वो होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी मतलब अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, एक एनवायरनमेंट में अलाइव रहने के लिए परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिशन वही होगा जैसे नॉर्मल हम लोग खाना खाते हैं, इसमें है ना फूड डाइजेशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कार्बन फूड इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, फिर उसको इजेस्ट का मतलब एक्सक्रीट कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी और इट इज़ यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, तो ये सब न्यूट्रिएंट होते हैं और ये सब हम खाते तो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हम लाइव रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। तो न्यूट्रिएंट के ही हम आगे पार्ट्स, न्यूट्रिएंट के 2 पार्ट होते हैं। न्यूट्रिएंट के तो ऐसे बहुत पार्ट होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं जो हम लोग हमेशा खाते हैं, रोज़ के खाने में खाते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हम देख लेते हैं। Carbohydrates are organic compounds in which the ratio of carbon, hydrogen and oxygen 1:2:1. Carbohydrate in the form of sugar and starch are major intake in animals and humans. जैसे इस डेफिनेशन में बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो से मिला रहता है 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट हम शुगर के फॉर्म में भी खाते हैं और शुगर को हम लोग जब डाइजेस्ट करते हैं तो स्टार्च बन जाता है। और नॉर्मली ये फ्री लिविंग मतलब फ्री मूविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते ज़रूर हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ यूज्ड एज फ्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ब्रेक इनटू CO2 एंड H2O विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका पहला हम आपको समझा देते, कार्बोहाइड्रेट एक फ्यूल के तरीके पे यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। जब गैसेस का एक्सचेंज होता है CO2 H2O का, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जाता है। आप मतलब अभी आगे आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, ये क्लास 10th का टॉपिक है, उसमें दिया है। जैसे हम बता रहे कि आप कोई भी खाना खाते हैं, फिर वो सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर हम जब रेस्पिरेट करते हैं मतलब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं CO2 H2O का, CO2 और O2 का, तो उस टाइम हमारे सेल्स से ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी सेल्स को मतलब जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सेकंड, ग्लूकोज इज़ द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल्स। ये आप बहुत जगह सुने होंगे, हम बता दे रहे हैं, ग्लूकोज जैसे आप कोई भी मीठा खाते हैं तो उससे आपको तुरंत एकदम इमीडिएट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप एक चॉकलेट खा लीजिए, नहीं तो शुगर खा लीजिए, उससे आपको इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है सेल्स को। क्योंकि शुगर जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल हम लोग एक रोटी खाते हैं तो पहले वो ग्राइंड करेंगे मुंह में, उसके बाद वो नीचे जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है। शुगर जो होता है, शुगर हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो, मतलब माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। थर्ड है, ग्लूकोज इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड। एंड ग्लूकोज जो होता है हमारा, ये फैट और अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक मेजर इनटेक है न्यूट्रिएंट में। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड है हमारा प्रोटीन। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, सेकंड है हमारा प्रोटीन। This is complex organic compound made up of 20 types of amino acids. Approximate 16% of the human body is made up of protein. अब इसका हम बता देते हैं, This is the complex organic compound. इस डेफिनेशन में जैसे बताया गया कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम इंजेस्ट करते हैं, तो उसमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं और वो सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और जैसे हम खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट होते हैं, फिर सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और हमारी ह्यूमन बॉडी 16%, मतलब हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है वो 16% ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोटीन से बना होता है। ओके, जो हमारा 16% ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है वो प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन को आप जैसे प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सी दिक्कत हो सकती हैं, अभी हम आगे बताएंगे। नाइट्रोजन इज़ द इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और नाइट्रोजन अगर प्रोटीन में नहीं, अगर हमारे शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो हम प्रोटीन को सिंथेसिस, मतलब 20 तरीके के प्रोटीन हम लोग खाते हैं, जिसमें से 12 टाइप के प्रोटीन हमारी बॉडी हमारी खुद से बना ले। राइबोसोम जो है, राइबोसोम सेल का एक पार्ट होता है, वो हमारी बॉडी खुद से प्रोटीन बना लेती है 12 टाइप के। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड 12 सिंथेसिस बाय बॉडी इटसेल्फ। जैसे इसमें मैंने भी आपको बताया कि 12 तरीके के बॉडी खुद सिंथेसिस कर लेती है, तो ऐसा है प्रोटीन बॉडी खुद से भी बना लेती है। आगे हमारा फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यू। फर्स्ट है, यानी ये एक यूज़फुल होता है हमारे प्रोटोप्लाज्म और टिश्यूज़ को फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रोटीन्स हमारे सेल्स में सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, बॉडी ग्रोथ होता है और भी बहुत कुछ। और अगला है, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल ग्रोथ, लैक ऑफ प्रोटीन कॉज हॉरिकर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन फिज़िकल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, तो ये फिज़िकल अगर प्रोटीन आप नहीं लेंगे तो फिज़िकल ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और ये इससे एक जहाँ पे प्रोटीन कम हो जाती है, मतलब लैक ऑफ प्रोटीन हो जाता है बॉडी में, तो ये एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉस हॉरिकर। ये नॉर्मली गांव के बच्चों में देखी जाती है। जैसे कॉस हॉरिकर में ये होता है कि आपके प्रोटीन की कमी हो जाती है, आप बस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में, और फैट डिपॉजिट होने लगता है, तो हाथ और पैर एकदम पतला हो जाता है, और जो हमारा पेट होता है वो एकदम निकल जाता है। ये एकदम कॉमन है गांव के बच्चों के में, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन इतना लोग ले नहीं पाते हैं। और अगला है हमारा, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली थर्ड लाइन, लास्ट लाइन। प्रोटीन जो होता है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को बहुत कंट्रोल में रखता है। अब जैसे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके अंदर जेनेटिक्स होते हैं हमारे, तो जब डीएनए कॉपी होता है तो उस टाइम अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर प्रोटीन की कमी तो होगी, उसका वेट तो कम रहेगा ही, ऊपर से वो फिजिकल डिसअपीयर रहेगा। ओके, तो इसलिए प्रोटीन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, हम आपको बता देते हैं प्रोटीन के बारे में। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन केराटिन। जो हमारे नेल्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और हाँ, हमारे जो बाल होते हैं उसमें भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, और केराटिन प्रोटीन नॉर्मल किसी फूड में नहीं पाया जाता है, ये बचपन से ही होता है, ये पैदा होने पे ही रहता है, मतलब पैदा होने से ही जितना प्रोटीन आपके केराटिन प्रोटीन जितना आपके अंदर उतना ही रहेगा। और जैसे जैसे केराटिन प्रोटीन ख़त्म होता है, मतलब ये तो ओल्ड एज पे ख़त्म होता है, तो वैसे वैसे आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आ जाता है, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी भी है। अगला है सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो यानी जो सोयाबीन होता है हमारा वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे बहुत प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा, आप थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो आप सोयाबीन खा सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है, केराटिन इज़ द प्रोटीन विच प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज। और केराटिन जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जैसे हमारे लंग्स के जो टिश्यू हो गए, लंग्स के सेल्स हो गए, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। फिर अगला है, इन केस ऑफ नेसेसिटी प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जैसे हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, तो जब मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तब प्रोटीन जो है प्रोटीन ब्रेक डाउन होके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और फिर लास्ट है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स इज राइबोसोम। तो यानी जो हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है सेल्स का, वो हमारा राइबोसोम है। यानी जो हमारी प्रोटीन, हमने बताया ना आपको कि 12 टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब 12 टाइप के प्रोटीन बॉडी खुद बना लेता है, तो वो राइबोसोम में बनती है। जो 12 तरीके की प्रोटीन होती है वो राइबोसोम में बनती है। और जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है तो वो भी राइबोसोम ही डाइजेस्ट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड है हमारा फैट। ये भी एक न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का पार्ट है।
फैट इज़ एन ईस्टर ग्लाइसोरल एंड फैटी एसिड। फैटी मतलब फैट एक ईस्टर ग्लाइसोरल एंड फैटी एसिड होता है। आगे हम बता रहे हैं आपको, इनफैक्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ बट प्रोपोर्शनली लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। ये फैट हमारे कार्बोहाइड्रेट जैसा ही होता है, लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ऐसा फैट नहीं होता। फैट अगर आप एक्सेस में खाते हैं तो आपके बॉडी में फैट जमा होने लगता है, लेकिन अगर बहुत कम, जैसे आप किसी ऐसे सिचुएशन में है कि आपको ना ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उस टाइम फैट हेल्प करता है। जैसे उस टाइम अगर हमारी बॉडी में फैट रहेगा तो फैट गल के हम मतलब फैट डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फैट भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है। आगे हम बता रहे हैं आपको, फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड फैट भी टू टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड आर फाउंड इन फिश ऑयल, यानी जो फैटी एसिड्स है वो फिश और ऑयल में पाए जाते हैं। और फिश ऑयल बहुत ज़रूरी, हमारे आँखों के लिए ज़रूरी होता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए फैट भी बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल ऑयल, ओनली कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड ऑयल। ये जो अभी फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हमने आपको बताया ना, ये सब एग्जाम्पल है मतलब अनसेचुरेटेड के। जो ज़रूरी, वैसे जो दोनों ज़रूरी, लेकिन दोनों के टाइप हैं। जैसे फ़िश ऑयल हो गया, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सैचुरेटेड, मतलब ये सैचुरेटेड फैट है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली एन अडल्ट पर्सन शुड गेट 20 to 30% ऑफ एनर्जी फ्रॉम फैट। एक हेल्दी पर्सन भी 20 to 30% ऑफ एनर्जी फैट से करता है। जैसे आप सुबह नॉर्मली आप खाना खा लिए, वो मतलब कोई भी आप खाना खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट होने में 4 घंटे का टाइम लगता है। तो तब तक आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब तक आपको फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। 20 to 30% रोज फैट बर्न होता है हमारा। 9.3 कैलोरी एनर्जी इज़ लिबरेटेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप ऐसे सिचुएशन में हो, खाना ना मिल पा रहा है आपको, तो उस टाइम फैट बर्न हो के हमारा 1 ग्राम फैट बर्न होता है, तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है फैट। इसलिए फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ फैट। फंक्शंस ऑफ फैट, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जैसे हमने आपको ऊपर बता दिया कि ये एनर्जी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मेक्स द फूड मटेरियल टेस्टी, ये फूड मटेरियल्स को टेस्टी बनाता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट आप नॉर्मल खाएंगे, उसमें हल्का फैट की मात्रा रहती है, तो हमारा फूड थोड़ा और टेस्टी बन जाता है। इट प्रोटेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजरी। और हाँ, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को इंजरी से भी बचाता है। अगर हमारे बॉडी में फैट नहीं रहेगा, बहुत कम फैट रहेगा, हमारी बोन्स बहुत कमज़ोर रहेंगी, हमारी मसल्स थोड़े कमज़ोर रहेंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है। अगला, ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट द बॉडी गेट्स फैटी हार्ट डिजीज़ टेक प्लेस एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज़। और हमारे अगर फैट ज़रूरी भी है, और अगर हम ज़्यादा एक्सेस में उसको फैट को खा लेते हैं, मतलब फैट हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हमारे हार्ट फैटी हो जाता है, जिससे हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है, ब्लड जल्दी पंप नहीं हो पाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड जैसे है ना इसमें ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ फैट स्किन गेट ड्राइड, वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। और अगर जैसे आप एक्सेस में भी खा रहे हैं और मतलब आप नॉर्मली खाएं, जितना आपको इनटेक में है, मतलब जितना ज़रूरी है आपकी बॉडी को, उतना अगर आप फैट लेंगे तो एकदम बढ़िया रहेगा। और अगर आप एक्सेस में लेने लगेंगे तो वो भी बेकार है। और अगर आप बहुत कम लेने लगेंगे तो उससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, वेट आपका कम हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तभी काम करते हैं जब आपको फैट, और अगर प्रोटीन, मानिए आप फैट एकदम नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ खा रहे हैं, तो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा अगर फैट नहीं रहेगा तो। ओके, तब हमारा 4th है विटामिन। ये भी एक न्यूट्रिएंट है। विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द माइन्यूट क्वांटिटीज़। नो कैलोरी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शन। अब जैसे विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी होता भी है विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये इसमें कोई भी टाइप की कैलोरी नहीं होती। मतलब जैसे आप ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाएंगे तो आपके बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए आप जितना भी विटामिन खाएं, उससे आपके बॉडी में फ़ैट थोड़ा भी डिपॉजिट नहीं होगा।
लेकिन हाँ, इसका जैसे इसमें लिखा गया कि इसमें एक भी कैलोरी नहीं होता है, तो बहुत लोग सोचेंगे जब कैलोरी नहीं है इसमें तो हम क्यों खाएं, हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप विटामिन खाना छोड़ देंगे तो हमारे जो शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, जैसे बाइल जूस बनता है, बाइल सॉल्ट बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है, सब केमिकल रिएक्शन से इंसुलिन फॉर्म होता है, तो ये सब होना बंद हो जाएगा, तो जिससे हमारी बॉडी फिर से वर्क करना बंद कर देगी। इसलिए सब जरूर इसलिए ये नहीं कि आप सब खाना छोड़ें, मतलब जैसे विटामिन में कोई कैलोरी नहीं तो विटामिन छोड़ दे, आपको सब खाना पड़ेगा। और अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन फैट। अब विटामिन भी कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट में होते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। मतलब आप वाटर के साथ, मतलब विटामिन बी तो ऐसे एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, अगर आप इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो आप विटामिन बी का खा सकते हैं, जैसे विटामिन बी केले में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, उसमें वो आप खा सकते हैं। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो ये सब वाटर सॉल्युबल हैं। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, मतलब 2 विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं और सारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं जो हम खाने के साथ खाते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स कैनॉट बी डन बाय द सेल्स ऑफ बॉडी, इट इज़ फुलफिल्ड बाय द विटामिन कंटेनिंग फूड। यानी अगर हम नॉर्मल, जैसे हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाता, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन खुद से बना लेता है बॉडी, लेकिन आप इसी भरोसे तो नहीं रहेंगे ना कि अगर आप, क्योंकि 12 टाइप के बना लेता है बॉडी, तो अब 8 अमीनो एसिड्स हैं वो अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। और विटामिन भी हमारी बॉडी बना लेता है, जैसे विटामिन के सिंथेसिस कर लेता है, विटामिन डी बना लेता है। लेकिन अगर आप इसी भरोसे रहेंगे कि नहीं, हम जब बॉडी बना ले रहा है तो हम ये सब विटामिन ना खाएं, तो इससे भी हमारी बॉडी को नुकसान है। सेकंड है हाउएवर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के प्लेस इन आवर बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी और विटामिन के बॉडी खुद बनाते हैं, जैसे विटामिन के लीवर बनाता है, और विटामिन डी भी लीवर ही बनाता है। लेकिन विटामिन डी आप नॉर्मल सुबह की जो सनलाइट है 7 से 8 की सनलाइट में विटामिन डी, अगर आप धूप में बैठ जाएंगे तो आपको विटामिन डी की जितनी भी कमी है वो सब पूरी हो जाएगी। आप 10 दिन में बैठ जाएंगे तो आपको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। थर्ड है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मेनली अकर्स इन एब्सेंस ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो कैल्शियम यानी हमारी हड्डियाँ भी बहुत मजबूत नहीं रहेंगी, मतलब तुरंत हड्डियाँ दर्द करने लगेंगी, इंजरी आ जाएगा। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगला है मिनरल इज़ द होमोजेनस इनऑर्गेनिक मटेरियल नीडेड फॉर बॉडी विच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। ये भी विटामिन जैसा ही होता है, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल में रखता है, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल्स में हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम की कमी अगर होगी तो हम दिन भर लेज़ी फील करेंगे। पोटेशियम की कमी होगी तो हमारे स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, जैसे हमारे स्किन में स्वेट बाहर निकलता है वैसा हो नहीं पाएगा। और कैल्शियम की कमी रहेगी तो आप समझाते हैं हड्डियाँ हमारी मजबूत नहीं रहेंगी। ओके, तो मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सब ज़रूरी, लेकिन मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब रोज़ के खाने में बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है हमारा वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर बहुत जरूरी, क्योंकि वाटर में भी किसी भी टाइप की कैलोरी नहीं होती, आप जितना ही पी सकते हैं। और नॉर्मल आप एक दिन में 3 से 4 से 5 लीटर वाटर पीते हैं तो उतना आपके बॉडी के लिए बहुत है। इससे आप एक्सेस में पी लेंगे वाटर को तो वो भी नुकसान करता है, लेकिन नॉर्मली आप 10 से 11 ग्लास पी सकते हैं। वाटर के बारे में आपको बता देते हैं। ह्यूमन गेट्स इट बाय ड्रिंकिंग। वाटर इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी। 65 to 75% वेट ऑफ द बॉडी इज़ वाटर। जो हमारा वाटर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए। और 65 to 75 ऑफ द वेट हमारा, 65 to 75% ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इज़ वाटर। मतलब हमारी पूरी बॉडी 75% वाटर में है, वाटर है हमारी बॉडी में। अब वाटर के फंक्शंस आपको बता देते हैं। फंक्शंस,
वाटर कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग एंड वेपोराइजिंग। जो जितना हम वाटर पिए, अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, जिससे बुखार आ जाएगा और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती है, डिजीज़ हो जाएगी ज़्यादा कम पानी पीने से। तो हमारे जितना हम पानी पीते रहे तो उससे हमारी बॉडी से स्वेट बाहर निकलता रहता है, यूरिन बाहर निकलता रहता है, जिससे हमारी बॉडी हमेशा फ्रेश रहती है। और सेकंड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वे ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। और अगर आप नॉर्मली आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन आप खा ले रहे हैं, आप उन सब में कमी नहीं करें, वाटर में आप कमी करेंगे तो इन सबको डाइजेस्ट कराता है, वाटर ही डाइजेस्ट कराता है। वाटर ही, अगर आप वाटर नहीं पिएंगे तो हमारी जैसे एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो भी फूड रहेगा वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के हिसाब से आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड मूव करता है। तो पानी नहीं रहेगा तो वो एक जगह अटका रहेगा, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, तो इससे हमारे सेल्स को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए वाटर भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी परफॉर्म थ्रू हाइड्रोलिसिस। वाटर के एक रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जिससे हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे बाइल जूस हो गया, बाइल जूस में हमारा 18% ऑफ वाटर होता है, और भी बहुत चीज़ है जिससे इसका क्या मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी मैंने आपको पढ़ा वो सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये हमारा मतलब पार्ट्स, न्यूट्रिएंट के पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। ये हमारा न्यूट्रिशन का आप डायग्राम देख सकते हैं। ये अब इसमें आप कॉर्न है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन कार्बोहाइड्रेट्स है, फिश है, मीट है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन आधा ख़त्म हो गया है। अब हम आपको आगे बता दें न्यूट्रिशन के, हम जैसे न्यूट्रिशन में हमने ये बता दें न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के पार्ट्स बता दिए कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए, वो सब क्या होते हैं, कैसे डाइजेस्ट होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, और मेनली न्यूट्रिशन इज़ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दोनों हम बता दे रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन cannot make their food as they don't have chlorophyll। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिन लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन लोग पास क्लोरोफिल होता नहीं है, तो वो खुद से अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स हो गए। और अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। हाँ, ऑटोट्रॉपिक जो परफॉर्म करते हैं नॉर्मली प्लांट्स ही परफॉर्म करते हैं। तो इनके पास क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, और इन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन CO2 हमसे लेंगे, सनलाइट लेंगे सन से, और वाटर लेंगे रूट से, फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बना लेंगे, लीव्स में स्टोर कर लेंगे, और फिर उसी से वो सर्वाइव करते हैं, और वो सर्वाइव करेंगे तो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करेंगे, और ऑक्सीजन रहेगा तो हम सर्वाइव करेंगे। और हम CO2 प्रोड्यूस करते तो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। मतलब एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। और जैसे इन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, वैसे हम लोग को कंज्यूमर्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल फ्रूट्स बनाते हैं वो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर्स में आ जाएंगे, ये प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे। अब लास्ट आपको बता दें, लास्ट आपको है हाँ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप के होते हैं: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होते हैं, जैसे हम आपको इंग्लिश में पहले बता दें उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। Holozoic nutrition cannot make their own food as they don't have chlorophyll or can't trap solar energy and depend on others। जो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये अपना खुद फूड नहीं बना पाते। ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग्स हो गए और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। और फिर नेक्स्ट है सेकंड है हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। ये टेक फूड फ्रॉम dead and decaying organic matter of animals and plants। Digestion takes place before ingestion and occurs outside the body। जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं
जो सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना फूड, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये कोई भी चीज़, मतलब नॉर्मली कोई भी बॉडी, कोई किसी की डेथ हो गई, उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट, तो डिकम्पोज कैसे होती है, उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया उसको खाते हैं, वो उन्हीं का खाना होता है। जैसे आपको एग्जांपल में हम दे देते हैं, ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, ओके। अब है थर्ड है हमारा पैरासिटिक, यानी लास्ट, टेक फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म बाय लिविंग ऑन और इन देयर विदाउट किलिंग देम। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उन लोग, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं वो होस्ट की बॉडी में रहते हैं, होस्ट की बॉडी से उनके कंपोनेंट कुछ लेते हैं, लेकिन उन लोग को बिना मारे अपना कल्चर डाइजेशन की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको मॉस्किटो बोल सकते हैं, लीच बोल सकते हैं। मॉस्किटो जो होते हैं वो खून पीते हैं हमारा, तो वो जो खून है हमारा वही उनका खाना है, फिर खून को डाइजेस्ट करते फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। अब यही हमारा हेटेरोटॉपिक के टाइप थे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप्स के आते हैं, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स और हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, मीट और फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयन हो गए, टाइगर्स हो गए। और हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे हमारी काऊ हो गई। और जो ऑमनिवोर्स हैं वो होते हैं वो दोनों, मतलब बोथ, जैसे वेजिटेबल्स भी खाएंगे, फ्लैश भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, तो वो ह्यूमंस हो जाते हैं, क्रो हो जाता है, बियर हो जाता है, ओके। फिर लास्ट है हमारा, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, CO2 फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड क्लोरोफिल बाय फोटो। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया प्लांट्स कैसे बनाता है, प्लांट्स यूज सन से सनलाइट ले लेता है, CO2 फ्रॉम एयर हो जाता है, फिर सॉइल से वो वाटर ले लेता है, और क्लोरोफिल उसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट में, फिर इन्हीं सब की मदद से वो अपना फूड बना लेता है, फिर वो लीव्स में स्टोर कर लेता है। और मेनली फोटोसिंथेसिस में तीन टाइप्स की इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिए, फिर जो लाइट एब्जॉर्ब की उसको हम केमिकल एनर्जी से ब्रेक करते हैं, और फिर जो उन लोग ग्लूकोज बनाते हैं वो लीव्स में स्टोर करते हैं, और फिर उन्हीं की वजह से वो सर्वाइव करते हैं, मतलब फिर वही उनका फूड हो जाता है। और फिर वो एक्सक्रीट में ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं, और मतलब एक्सक्रीट में जैसे हम एक्सक्रीट करते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वैसे उन लोग एक्सक्रीट में गम्स, रेजिन और CO, मतलब ऑक्सीजन, नॉर्मली ऑक्सीजन उन लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। जैसे हमारे लिए CO2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और उन लोग के लिए यूज़फुल है, वैसे उन लोग के लिए ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और हमारे लिए यूज़फुल है। और एंड ऑफ द टॉपिक यानी हमारा न्यूट्रिशन पार्ट 2 ख़त्म हो गया। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन प्लीज़ गाइस ये वीडियो बीच में से कहीं भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास करके क्लास 10 फॉलो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, उसमें हम डाइजेशन पढ़ा देंगे, एक्सक्रीशन पढ़ा देंगे, ओके देन बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है आपका, क्योंकि मैंने जितने वीडियो डालते हैं उसमें मैंने देखा है कि एनालिटिक्स चेक किया था मैंने, तो उस पर 68% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत जैसे 30% बहुत हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए। तो ये एक रिक्वेस्ट है, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।